हेलो बच्चों, मैं आपका दोस्त आपका केमिस्ट्री टीचर राजेश खोदरे एक बार पुनः MGCI के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में पुनः एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एल्कीन्स के लिए ऑक्सीडेशन तथा एडिशन रिएक्शनों को बहुत ही आसान और सरल तरीके से करना सीखा। इस वीडियो में भी आपको आगे आने वाली एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टी को बहुत ही आसान और सरल तरीके से कैसे करें इस बात को सिखाया जाएगा। और हमारा यह वीडियो हिंदी तथा इंग्लिश दोनों ही मीडियम के छात्रों को हेल्प करता है। ठीक, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो अगली एडिशन रिएक्शन है वो है अम्ल हेलोजन का योग, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। तो सबसे पहले हम हेलोजन एसिड अम्ल हेलोजन का सूत्र देख लें। तो हम अम्ल हेलोजन को HX से दर्शाते हैं। अम्ल हेलोजन को HX, X यहाँ हेलोजन है और H हम सब जानते हैं हाइड्रोजन। हमारे पास HX निम्न प्रकार का हो सकता है, जैसे HF, HCl, HBr, HI। ठीक, अब इस HX में जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन है वो हेलोजन की ओर अधिक शिफ्टेड होता है, क्योंकि इस हेलोजन की विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिसके कारण यह शेयरिंग के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अधिक आकर्षित, अधिक अट्रैक्ट कर रखता है, जिससे इस हेलोजन पर आंशिक पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और इस हाइड्रोजन पर इस कारण आंशिक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब अम्ल हेलोजन का योग सममित असममित एल्कीन पर अलग अलग प्रकार से होता है। एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड डिफर इन सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। ठीक, तो हमारे पास एल्कीन दो तरह से होगा। उन दोनों पर हमें अम्ल हेलोजन का योग अलग अलग तरह से मिलता है। ठीक, सममित पर अलग और असममित पर अलग। पर पहले हमें सबसे इस सममित असममित एल्कीन को पहचानना सीखना है। ठीक, तो जो कि आपके लिए बहुत आसान होगा। हम सममित एल्कीन उन एल्कीन के लिए कहते हैं जिनके द्विबंध के दोनों ओर कार्बन संख्या बराबर हो। ठीक, तो ऐसे एल्कीन जिनके द्विबंध के दोनों ओर कार्बन बराबर हो सममित एल्कीन कहा जाता है। जैसे एथीन, एथीन के द्विबंध के इस ओर एक कार्बन, इस ओर एक कार्बन, इसलिए इसे हम एक सममित एल्कीन कहेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब असममित एल्कीन की बात करें तो ऐसा एल्कीन जिसके द्विबंध के दोनों ओर बराबर कार्बन ना हो, जैसे कि प्रोपीन। अब प्रोपीन के द्विबंध के एक और दो कार्बन है और एक और एक कार्बन है, मतलब यह एक असममित अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। ऐसे एल्कीनों पर हम अम्ल हेलोजन का योग अलग अलग पाते हैं, जिसको हम अब सीखने जा रहे हैं। तो जब हमारे पास सममित एल्कीन हो, जैसे एथीन, इस पर हमने अम्ल हेलोजन की क्रिया कराई, तो हमें सममित एल्कीन के किसी भी द्विबंधित कार्बन पर पाई तोड़कर इस धन ऋण में से कोई सा भाग किसी भी कार्बन पर जोड़कर अपना उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है। अब ये चीज़ें क्या हैं उसको समझो। जैसे हम जब इस एल्कीन के पाई बंध को ब्रेक करते हैं और यहाँ से इस बंध को तोड़कर इनका योग करते हैं, तो हम इस ऋण भाग को
इस और इस में से किसी भी कार्बन पर जोड़ सकते हैं। जैसे मान लो हमने एक बार इस Br- को इस द्विबंधित कार्बन पर जोड़ा तो हमें जो उत्पाद मिला वन ब्रोमो एथेन। ठीक, अगली बार मैंने इस Br- को इस द्विबंधित कार्बन पर जोड़ा तो भी मुझे वन ब्रोमो एथेन मिला। अर्थात हम सममित एल्कीन में द्विबंधित कार्बन पर पाई तोड़कर कहीं भी ऋण भाग को जोड़े हमें एक ही प्रकार का उत्पाद मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सममित एल्कीन पर हम ऋण धन आयन को किसी भी द्विबंधित कार्बन का पाई तोड़कर जोड़ सकते हैं। ठीक, किंतु ये काम जब हम असममित एल्कीन के लिए करते हैं तो ये थोड़ा अलग होता है। अर्थात इसको हम कुछ नियमों के साथ कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको समझें। तो हमारे पास प्रोपीन है। ठीक, तो प्रोपीन की क्रिया जब हम HBr से करते हैं तो हम यहाँ जब इस एल्कीन के द्विबंधित कार्बन का पाई तोड़कर यह जो Br- है इसे जोड़ते हैं तो हमें दो प्रकार का उत्पाद मिलता है। इसलिए हमें इस अभिक्रिया को कुछ नियमों से देखना है। ठीक, तो हम असममित एल्कीन पर अम्ल हेलोजन का योग जब मार्कोनिकॉफ नियम से करते हैं तो हमें कैसे उत्पाद बनाना है इसको यहाँ से हम बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। ठीक, तो मार्कोनिकॉफ नियम से हमें बताया गया कि इस द्विबंधित कार्बन का पाई बंध तोड़कर इस अम्ल हेलोजन का ऋणात्मक भाग उस द्विबंधित कार्बन पर जाएगा जहां हाइड्रोजन संख्या कम हो और ये काम हमें द्विबंधित कार्बन पर ही करना है। तो हमने यहाँ देखा एक हाइड्रोजन, यहाँ देखा दो हाइड्रोजन, हम समझ गए यहाँ हाइड्रोजन कम है, मतलब मार्कोनिकॉफ नियम से हमें उस अम्ल हेलोजन का हेलोजन अर्थात ऋणात्मक भाग यहाँ जोड़ना है और हाइड्रोजन यहाँ। इस तरह हमें 2-ब्रोमोप्रोपेन मिलेगा। ठीक, क्या हमें मार्कोनिकॉफ नियम समझ में आया। तो मार्कोनिकॉफ नियम कहता है कि अम्ल हेलोजन का ऋणात्मक भाग उस द्विबंधित कार्बन पर जोड़ना है जहां हाइड्रोजन कम हो। ठीक, किंतु यही प्रभाव अगर हम पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराएं, अगर हम असममित एल्कीन को लेकर यहाँ पुनः HBr का योग पेरोक्साइड की उपस्थिति में करते हैं तो यही काम हमें विपरीत तरीके से मिलता है। अर्थात पेरोक्साइड की उपस्थिति में अम्ल हेलोजन का ऋणात्मक भाग उस द्विबंधित कार्बन पर चला जाएगा जहां हाइड्रोजन अधिक हो। अर्थात अब की बार ये Br इस कार्बन पर और हाइड्रोजन इस कार्बन पर, इस तरह हमें 1-ब्रोमोप्रोपेन मिलेगा। ठीक, इसको हम एंटी मार्कोनिकॉफ नियम से पढ़ते हैं। ठीक, तो हमें प्रोपीन पर अम्ल हेलोजन का योग पेरोक्साइड की उपस्थिति में कुछ अलग तरह से मिलता है। अर्थात पेरोक्साइड की उपस्थिति में अम्ल हेलोजन का ऋणात्मक भाग उस द्विबंधित कार्बन पर चला जाएगा जहां हाइड्रोजन अधिक हो। अर्थात हमें प्रोपीन के साथ HBr 1-ब्रोमोप्रोपेन देगा एंटी मार्कोनिकॉफ नियम से। ठीक, किंतु मार्कोनिकॉफ से 2-ब्रोमोप्रोपेन। ठीक, आगे बढ़े। अब मार्कोनिकॉफ व एंटी मार्कोनिकॉफ नियम दोनों ही असममित एल्कीन पर लागू होते हैं।
सममित एल्कीन पर ना तो मार्कोनिकॉफ नियम काम करेगा, ना ही एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। ये दोनों ही असममित एल्कीन के लिए होते हैं। ठीक, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम केवल पेरोक्साइड की उपस्थिति में मिलता है और इन 4 अम्ल हेलोजन में से केवल HBr के साथ मिलता है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ के लिए हमें एक बात अवश्य याद रखना है कि पेरोक्साइड की उपस्थिति में होगा और HBr के साथ ही मिलेगा। ठीक, किंतु मार्कोनिकॉफ उन सभी यौगिकों के लिए है जिसमें धन व ऋण भाग हो। ठीक, इस तरह हमें अम्ल हेलोजन का योग पढ़ना है। आगे चलते हैं। अब हमारे पास अंतिम जो एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टी है वो है एल्कीन्स की बहुलीकरण अभिक्रिया, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। ठीक, तो हम एल्कीन का बहुलीकरण कर कई महत्वपूर्ण उत्पाद प्रोडक्टों को प्राप्त करते हैं जिनका हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग होता है। यहाँ से भी कई बार हमें परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। ठीक, तो सबसे पहले हम बहुलीकरण पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को समझ ले। बहुत ही आसान है। जब हम सूक्ष्म अर्थात कम भार वाले अणुओं को एक बड़ी संख्या में लेकर उन्हें आपस में जोड़कर एक बड़ा और अधिक भार वाला अणु निर्मित करते हैं तो इस काम को, इस प्रोसेस को हम बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक, तो सूक्ष्म और कम भार वाले अणुओं का आपस में जुड़कर बड़े और अधिक भार वाले अणु को निर्मित करना बहुलीकरण कहलाता है। कम और छोटे अणु को एकलक और इन एकलकों के आपस में जुड़कर बने बड़े और अधिक भार वाले अणु को बहुलक कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ कई सारे एकलक आपस में जुड़कर जब बहुलक निर्माण करते हैं तो हम उसी काम को बहुलीकरण कहते हैं। हमसे परीक्षा में एकलक, इकाई या बहुलक के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, तो जैसे कि हमारे पास कई तरह की बहुलीकरण अभिक्रियाएं हैं, जल्दी से एक एक कर उन्हें समझते हैं। एथीन के बहुलीकरण पर हमें क्या मिलता है उसको देखो। तो जब हम एथीन के कई सारे अणुओं को लेते हैं और उनका बहुलीकरण पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो हमें पॉलीथीन मिलता है। तो एथीन का बहुलक पॉलीथीन, एथीन यहाँ मोनोमर यूनिट है और पॉलीथीन यहाँ पॉलीमर यूनिट है, तो हमें एथीन का बहुलक पॉलीथीन कहना है। अगला है विनाइल क्लोराइड। जब विनाइल क्लोराइड का बहुलीकरण करते हैं तो हमें पॉलीविनाइल क्लोराइड मिलता है। ठीक, तो विनाइल क्लोराइड यहाँ मोनोमर एकलक यूनिट है किंतु पॉलीविनाइल क्लोराइड यहाँ बहुलक पॉलीमर यूनिट है। ठीक, जिसको हम पीवीसी के नाम से भी पढ़ते हैं। टेट्राफ्लोरोएथीन के बहुलीकरण से हमको पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन मिलता है जिसका एक फेमस नाम टेफ्लॉन है। तो यहाँ कुछ एकलक है जिनके हमने यहाँ बहुलक देखे। ठीक, एथीन का पॉलीथीन, विनाइल क्लोराइड का पॉलीविनाइल क्लोराइड और टेट्राफ्लोरोएथीन का पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन। ठीक, इस तरह हमें एल्कीनों के बहुलीकरण अभिक्रियाओं को देखना है। ठीक, अब हम अंतिम आखिरी बिंदु जो देखने जा रहे हैं वो है एल्कीन्स के उपयोग, यूज ऑफ एल्कीन्स। ठीक, तो पहला उपयोग है प्लास्टिक बनाने में, इन प्लास्टिक फॉर्मेशन। दूसरा है ऑक्सी एथिलीन ज्वाला बनाने में, इन ऑक्सी एथिलीन फ्लेम फॉर्मेशन। तीसरा उपयोग है भोजन को परिरक्षित मतलब सुरक्षित करने में तथा फलों को पकाने में, एज फूड प्रिजर्वेटिव एंड रेपनिंग फ्रूट्स। ठीक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्कीन्स का उपयोग है मस्टर्ड गैस बनाने में। हम एल्कीन के मदद से एक विषैली गैस मस्टर्ड गैस बनाते हैं
कैसे उसको समझे। तो हम 2 एथिलीन अणु लेकर डाइसल्फर डाइक्लोराइड की क्रिया कर मस्टर्ड गैस निर्मित करते हैं। ठीक, और मस्टर्ड गैस का जो फुल फॉर्म है वो है 2,2 या बीटा बीटा डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड। यह मस्टर्ड गैस का हमें फुल फॉर्म मिलता है, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एल्कीनों के उपयोग कर बनाई गई थी। ठीक, तो हमने यहाँ एल्कीनों के उपयोगों को भी समझा। इस तरह हमें इस एल्कीन को कंप्लीटली देखना है, जो कि आपके लिए बहुत ही आसान कर यहाँ दिया है। ठीक, तो आप अपने व्यूज़ लाइक शेयर जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो करिए, ताकि मुझे इस बात से पुष्टि हो कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको समझ में आते हैं। धन्यवाद।